नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। सबसे पहले बात करते हैं राज्य में बारिश की। तो मौसम विभाग की तरफ से अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 28 अगस्त तक राज्य में कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है और मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। सभी विभागों को एडवाइजरी भेज दी गई है। बारिश के अलर्ट के बाद देहरादून के डीएम ने नदी के किनारे से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने के निर्देश दिए हैं और साथ ही डीएसओ को राशन की कमी पूरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सभी विभागों को अगले 3 दिन के लिए पूरे प्रदेश में अलर्ट मोड पर रखा गया है। 7 जिले खासतौर से देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और अब खबर देहरादून से। यहां पर टोंस नदी में जबरदस्त उफान आया है। दोपहर बाद हुई बारिश के बाद टोंस नदी पूरे उफान पर आ गई। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास टोंस नदी किस रफ्तार से बह रही है वो आप देख सकते हैं। नदी किनारे वाले इलाकों में खासा नुकसान भी हुआ है। लोग डरे समे हुए हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी में ये उफान देखने को मिल रहा है। विकासनगर के पास सेलाकुई में अचानक से स्वारना नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के बीच टापू में बैठे 2 लोग नदी के बीचों बीच फंस गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरीके से दोनों को बचाने में कामयाबी हासिल की। इस दौरान पानी का बहाव बहुत तेज था, जिसके चलते जब तक दोनों लोगों को बचाया नहीं जा सका तब तक लोगों की सांसें अटकी रही। उधर हरिद्वार में हुई तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इस बीच खड़खड़ी क्षेत्र की सूखी नदी में खड़ी एक कार अचानक से पानी में बहने लगी और देखते देखते कार हर की पैड़ी तक पहुंच गई। हर की पैड़ी के पास कार बहती हुई देखकर हर कोई हैरान था। दरअसल हरिद्वार की सूखी नदी में आम दिनों में पानी नहीं रहा करता है, लेकिन अचानक तेज बारिश के चलते सूखी नदी में पानी आ गया। वहां खड़ी हरियाणा के व्यक्ति की कार पानी में बहने लगी। राज्य में बारिश के हालात को लेकर मुख्यमंत्री भी अलर्ट मोड पर हैं। सीएम खुद आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बारिश के हालात और आगे की तैयारियों पर मीटिंग की। सीएम ने सभी अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए। आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरह से एकदम सतर्क है और हर जगह हम लोगों ने पहले से ही निर्देश किया हुआ है सभी जिलाधिकारियों को कि 24 घंटे जो है आपदा प्रबंधन का जो कंट्रोल रूम है वो चालू रहे। उसमें हर प्रकार की सूचनाएं आए और कहीं पर भी कोई घटना होती तो तत्काल वहां पर जो ऐसी जरूरत हो उसके हिसाब से वहां पर कार्य किया जाए। और देहरादून से हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, मौसम का हाल क्या है पूरे राज्य की अगर हम बात करें तो, और मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है उसके बाद तैयारियां क्या हैं किसी भी हालात से निपटने के लिए? बिल्कुल अमित, अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून में अभी फिलहाल बारिश नहीं है, लेकिन जो अलर्ट है वो 3 दिन के जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया उसमें देहरादून भी है। इसके अलावा नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, पौड़ी, ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट है बारिश का। देहरादून की अगर बुधवार की बात करें तो 250 mm बारिश देहरादून में 24 घंटे में हुई, जो मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 70 सालों में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश है। इसके अलावा जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, जो बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर बारिश हो रही है और बारिश की वजह से वहां कई जगहों पर सड़कें बाधित हुई हैं। इसके अलावा आप अगर बात करेंगे गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, गढ़वाल में तो गढ़वाल में चमोली हो, टिहरी, उत्तरकाशी, इन जगहों पर भी कहीं ना कहीं बारिश का असर पड़ा है ट्रैफिक पर। और मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है क्योंकि वीकेंड है, तो वीकेंड पे जो लोग उत्तराखंड आते हैं वो कम से कम बहुत सुरक्षित तरीके से यहाँ पहुंचे, सफर बहुत सुरक्षा के साथ करें, क्योंकि अगर तेज बारिश होगी तो कहीं पर भी किसी मुश्किल का सामना किसी को भी करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने जिस तरह देखा, मुख्यमंत्री ने कल खुद समीक्षा की है शाम में आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम पहुंच के। और अब अमित, खास बात यह भी है कि सिर्फ 20 दिन का मानसून सीजन बचा है। 15 सितंबर को ये मान लिया जाता है कि मानसून एंड हो जाएगा, तो अगले 3 हफ्ते एक चैलेंज रहेगा बारिश को लेकर, और अगले 3 दिन खास तौर पे जबकि ऑरेंज अलर्ट है। और कल जो दिखा है देहरादून में जिस तरह बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में, उसने कहीं ना कहीं इस बात को जाहिर किया है कि ऐसी अगर बारिश दूसरी जगहों पर हुई, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में हुई, तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अमित, ठीक है दीपांकर, नदी के किनारों पर जो आबादी रहती है उसके विस्थापन को लेकर भी कोई इंतजाम किया जा रहा है? उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की जा रही है? देहरादून की अगर बात करें या फिर बाकी जगहों पर जहां पर नदी किनारे
बसे हुए हैं, बस्तियां हैं, वहां पर यह बात जरूर कही गई है सभी डीएम्स की तरफ से कि वो जो लोग नदी किनारे हैं वो सुरक्षित स्थानों पर जाएं, उनको शिफ्ट किया जाएगा, चाहे वो खाली पड़े स्कूल्स हों, दूसरे खाली फील्ड्स हों या कोई सामुदायिक केंद्र हो, वहां पर उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन हाँ, उन्हें यह जरूर कहा गया कि जब तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट है आप नदी किनारे के घरों को खाली कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपांकर, और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन कल अनुपूरक बजट पास हो गया। 5,720 करोड़ का बजट पास हुआ है। इसके बाद कांग्रेस के विधायक 2 प्राइवेट बिल भी लेकर आए और दोनों ही बिल बहुमत से गिर गए। विधायक मनोज रावत भू कानून पर प्राइवेट बिल लेकर आए, लेकिन सदन में ये बिल गिर गया। वहीं विधायक हरीश धामी देवस्थानम बोर्ड पर प्राइवेट बिल लेकर आए थे, जिस पर पहले धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने जवाब दिया और फिर सीएम ने जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि साफ बात है कि सरकार मंदिरों पर कोई अधिकार नहीं करेगी, सरकार सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था करेगी। सीएम धामी ने कहा कि इसके लिए हाई पावर कमेटी बनाई गई है, शासनादेश पर साइन हो चुके हैं। देवस्थानम बोर्ड का बिल भी सदन में गिर गया है। वहीं सत्र के चौथे दिन आज सरकार 3 विधेयक पास करवाएगी। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन वन विभाग, शहरी विकास, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट से जुड़े सवाल उठाए गए, तो बेरोजगारी, पुलिस ग्रेड पे, उपनल, आपदा विस्थापन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। तीसरे दिन की कार्यवाही में प्रश्नकाल शुरू होते ही काजी निजामुद्दीन ने 247 क्रय केंद्रों के जरिए 1 महीने में 15 लाख मीट्रिक टन धान खरीद के लक्ष्य पर सवाल खड़े किए। मंत्री बंशीधर भगत जब संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो बचाव में सुबोध उनियाल को हस्तक्षेप करना पड़ा। विधायक विनोद चमोली ने सफाई कर्मचारियों के लिए प्रदेश में एक विशेष कैडर बनाए जाने की मांग की, तो सरकार ने परीक्षण कराने का आश्वासन दिया। विधायक राम सिंह कैड़ा के सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बिजली बिलों में गड़बड़ी की शिकायत पर मीटर रीडिंग आउटसोर्स एजेंसी पर 18 लाख रुपए का पनिशमेंट लगाया गया है। विधायक महेंद्र भट्ट आपदा प्रभावित रैणी गांव के विस्थापन पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आए। करण माहरा ने पुलिस ग्रेड पे का मामला उठाया, तो विपक्ष ने बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाया। मंत्रीगण जो है हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बहुत गंभीर विषय है। कल भी कमोबेश यही स्थिति थी और आज भी ये स्थिति जो है सदन के अंदर देखने को मिली है। कार्य स्थगन पर हमने हमारे साथी जो है धामी जी ने देवी आपदा पर लगाया था, और करण मेहरा जी, काजी निजामुद्दीन जी, आदेश जी और मैंने जो है पुलिस ग्रेड पे पर जो है सदन के अंदर अपनी बात कही। लेकिन सरकार हर विषय को जो है टालने का काम कर रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार हर सवाल का सीधे जवाब देने में नाकाम रही। सरकार के मंत्री तैयारी के साथ सदन में नहीं आ रहे हैं। नियमानुसार सवाल का जवाब संबंधित मंत्री को देना होता है या संसदीय कार्य मंत्री देते हैं, लेकिन यहाँ तो संसदीय कार्य मंत्री का जवाब भी मंत्री दे रहे थे। पूरी तौर पर जवाब दिया गया। अब संतुष्ट होना असंतुष्ट होना ये विपक्ष का काम है। श्रम मंत्री हरक सिंह ने हल्के अंदाज में बेरोजगारी को दुनिया की समस्या बताया, तो उपनल के 22,000 नौकरियों को अपनी उपलब्धि बता दी। कुल मिलाकर सदन के तीसरे दिन बिना रुकावट के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी फ्री बिजली गारंटी कार्ड लोगों को दे रही है। पार्टी ने अभी तक 10 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन भी करवाया है और उसे उम्मीद है कि गारंटी कार्ड उनकी जीत की गारंटी बनेगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली गारंटी के कार्ड बांट रहे हैं। पार्टी का दावा है कि अगर सत्ता में आने के बाद वो अपने वादे से मुकरे तो कार्ड को लेकर जनता कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। 30 दिनों में 10 लाख से ज्यादा लोग बिजली गारंटी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और इसी खुशी में आप इसे अपनी जीत का गारंटी कार्ड मानकर चल रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फ्री बिजली मिल जाएगी। अभी तक भरते भरते जो है आफत आ रही थी ना। 30 दिनों के भीतर ही 10 लाख से ज्यादा लोग इस गारंटी अभियान में अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और जनता जिस हिसाब से हमारे क्रांतिकारी साथियों का हौसला अफजाई कर रही है उससे बहुत स्पष्ट है कि 2022 में आम आदमी उत्तराखंड का मन बना चुका है आम आदमी पार्टी को सत्तासीन करने का प्रचंड बहुमत से। वहीं बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को नसीहत देते हैं कि इस गलतफहमी में ना रहे।
कि जनता उनके इस गारंटी कार्ड के झांसे में आएगी, क्योंकि प्रदेश में मुद्दे कई हैं। आम आदमी पार्टी का क्या हश्र गोवा में हुआ, क्या हश्र गुजरात में हुआ, क्या हश्र पंजाब में हुआ, क्या हश्र अन्य देश के राज्यों में हुआ, वही हश्र उनका यहाँ उत्तराखंड में भी होने वाला, वो जानते हैं। ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी जरूरत से ज्यादा हवा में उड़ने का काम कर रही है। दिल्ली इनसे संभाली नहीं जा रही, उत्तराखंड में अपनी डपली पीटने के लिए यहाँ आ गए। अब भले ही गारंटी कार्ड लोग ले रहे हैं या फिर घर घर जाकर उन्हें थमाए जा रहे हैं, और ये गारंटी कार्ड क्या वोट में बदल पाएंगे, ये तो अभी से कहा नहीं जा सकता। फिलहाल आप इसे अपनी जीत की गारंटी मान रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आने लगी है। पार्टी ने पिथौरागढ़ जिले की चारों विधानसभा सीटों के बूथ और शक्ति केंद्रों की समीक्षा की। बूथ सत्यापन अभियान के प्रदेश अध्यक्ष रमेश बहुगुणा की मौजूदगी में बूथ और शक्ति केंद्रों की समीक्षा की गई। जिले के 586 बूथ पर बीजेपी ने 147 शक्ति केंद्र बनाए हैं। प्रत्येक बूथ के लिए बीजेपी ने 21 वर्कर की बूथ समिति भी गठित की है। जो हमारे 21 लोगों की एक बूथ समिति है, उस समिति में हम चाह रहे हैं कि हमारे 21 लोगों की जो टीम है, वो टीम का हम सत्यापन करके अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर पुनः इस बार हम फिर सरकार को लेकर आएंगे। स्लम एरिया के वोट बैंक पर पार्टियों की नजर हमेशा से रहती है। बीजेपी सरकार ने 3 साल का स्लम एरिया में फिर एक्सटेंशन दिया तो विपक्ष के सुर बुलंद हो गए और लोगों ने भी मालिकाना हक की बात कर दी। प्रदेश सरकार ने चुनावी साल में कमजोर वर्गों को राहत देते हुए राज्य के नगर निकायों में 582 स्लम एरिया में रहने वाले करीब 8 लाख लोगों को राहत दी है। बस्तियों में अगले 3 साल यानी 2024 तक अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। इस फैसले पर बीजेपी जहां अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है, तो वहीं लोगों का कहना है कि सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन उनको मालिकाना हक चाहिए। हर बार अतिक्रमण में आने के डर से उनकी नींद उड़ी रहती है। अब हमें सबसे ज़्यादा दुख ये हो रहा है क्योंकि इन्होंने जो ये अध्यादेश जारी किया है 3 साल का, तो हम इसका विरोध करेंगे क्योंकि हमें मालिकाना हक चाहिए। बस्ती वासियों को मालिकाना हक चाहिए। जो बस्ती वासी है, हम लोग बस्ती वासी हैं, हम लोगों को रातों को नींद नहीं आती है कि किस समय ये अतिक्रमण के नाम पर हमारे घरों को तोड़ दे। वोट बैंक खिसकने के डर से कांग्रेस ने हरीश रावत सरकार के कार्यकाल के दौरान का अध्यादेश याद दिलाया, तो बीजेपी का कहना है कि उनमें कई खामियां थीं और कुछ इलाकों की जमीन सरकार नहीं दे सकती। मामला अभी कोर्ट में है। देखिए, कांग्रेस शासनकाल में एक नियमावली बनी थी जिसके रखरखाव के लिए 400 करोड़ रुपए का व्यवधान भी किया था, और अतिक्रमण के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने मलिन बस्तियों को तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और मलिन बस्ती वासियों ने धरना प्रदर्शन किया, तो उन्होंने 3 साल के लिए एक नियमावली लिया है जो सितंबर माह में खत्म हो रही है, और अब 3 साल के लिए और लिया है। हमें परमानेंट इसका इलाज चाहिए। बस्तियों को 3 साल तक किसी भी उत्पीड़न की कार्रवाई से रोकने का, और जो हमारा उनके पुनः जहाँ वहाँ निर्माण होने हैं, विकास के काम होने हैं, व्यवस्थित करने के लिए जहाँ थोड़ा बहुत पानी को दिक्कत है, तो वहाँ उन लोगों को विस्थापित करके जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उनके अंदर हम उनको बसाने का काम करेंगे। अब हर बार के एक्सटेंशन से जनता भी त्रस्त है। सरकार की भी मजबूरी है कि वो इन इलाकों को हटा नहीं सकती, क्योंकि स्लम एरिया का एक वोट बैंक सत्ता दिलाने में अहम रोल निभाता है। देहरादून से भारती सकलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उधर हरिद्वार में रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों के आने का सिलसिला जारी है। बहादुराबाद क्षेत्र के एक रिहायशी कॉलोनी में एक गुलदार घर के सामने से पालतू कुत्ते को उठाकर ले गया। गुलदार की कॉलोनी में धमक से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। शाम ढलते ही लोग अपने अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। बड़ी खबर कोटद्वार से, जहां पर कालागढ़ वन प्रभाग की अदनाला रेंज में तैनात दैनिक वन कर्मचारी पर बाघ ने हमला कर दिया। 43 साल के संपूर्णानंद अपनी टीम के साथ जंगल में गश्त कर रहे थे। इस दौरान बाघ ने अचानक उन पर हमला कर दिया। हमले में टाइगर ने वनकर्मी के पैर पर हमला किया। बाघ का हमला देख दूसरे वनकर्मियों ने हवाई फायरिंग की, जिसकी आवाज सुनकर बाघ जंगल की तरफ भाग गया। वहीं घायल वनकर्मी को बेस अस्पताल कोटद्वार में भर्ती करवाया गया है। हमारी टीम, जिसमें हमारे जितेंद्र सिंह बंदरोगा उनके टीम लीडर थे, उनके साथ 4 श्रमिक और थे। तो ये लोग जा रहे थे वहाँ से, तो अचानक इन पर संपूर्णानंद जो हमारा दैनिक श्रमिक है उस पर अचानक उसके पैर में अटैक कर दिया उसने।
और इनने काफ़ी 2 फायर भी की उस पर, उसके मतलब हवाई फायर की, तो उससे वो और काफ़ी हल्ला मचाने से भागा वो, तब उसका पैर जख्मी हो गया। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। पौड़ी के चौबट्टा खाल के एक गांव में मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना का आरोपी पीड़िता का रिश्तेदार है। आरोपी पर लगातार दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। पीड़ित 7 महीने की गर्भवती है। परिजनों की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है और साथ ही रेगुलर पुलिस से जांच करवाने की सिफारिश डीएम से की गई है। तहसील चौबट्टा खाल विकासखंड पोखड़ा के एक गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ में रेप एवं जान से मारने की धमकी का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें राजस्व पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया है। मामला नियमित पुलिस को ट्रांसफर हेतु जिलाधिकारी महोदय को भी पत्र प्रेषित कर दिया गया है। हत्या के आरोप में 13 साल से फरार चल रहे इनामी बदमाश को एसटीएफ ने पानीपत से गिरफ्तार कर लिया। 10,000 के इनामी बदमाश महेंद्र सिंह ने अपने पिता के साथ मिलकर साल 2008 में रामनगर में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से दोनों आरोपी फरार थे। महेंद्र के पिता दिलीप सिंह की मृत्यु हो चुकी है। आरोपी महेंद्र अलग अलग राज्यों में नाम बदल कर रह रहा था, जिसके बाद पानीपत से उसे गिरफ्तार किया गया। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय